का समय था। कनिका उठकर ब्रश कर रही होती है। तभी उसकी माँ हेमा उसके कमरे में आकर बोलती है, ये देख, तू अभी तक मुंह ही धो रही है। अरे बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, और कितनी जल्दी करूँ? अभी तो उठी हूँ। आप कहो तो बिना नहाए तैयार हो जाती हूँ, चलेगा? फालतू मत बोल और जल्दी कर, तुझे अभी समोसे भी बनाने हैं। ये अलग ही बकैती है। मतलब खाना बनाने आता है ये कहना काफी नहीं है क्या? सामने नमूना भी पेश करो। हद है माँ। बेटा, लड़के वालों को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो वो लोग तुझे पसंद करेंगे ना। और हाँ सुन, वो माँ, तुम किचन में जाओ, मैं आज से सब कर लूंगी। खामखा मुझे और टेंशन दे रही हो। जाओ जाओ। कनिका के कहने पर हेमा वहाँ से चली जाती है और कनिका तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर में अनुज और उसके परिवार वाले उसके घर आते हैं और कनिका उन सब के लिए समोसे लेकर आती है। तभी अनुज की माँ अंजनी बोलती है, कनिका, ये समोसे तुमने अपने हाथों से बनाए हैं ना? तुम्हें पता है अनुज को समोसे बहुत पसंद है। लेकिन समोसे से ज्यादा तो देवर जी को कचौड़ियाँ पसंद है। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ भाभी, भला आप गलत कैसे हो सकती हो? ये सारिका है, मेरी बड़ी बहू, बड़ी ही गुणों वाली है। जब से घर में आई है ना, पूरे घर को संभाल लिया है और अनुज का तो बहुत ख्याल रखती है। हाँ सही भी है। वैसे भी देवर भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं कह रही थी कि एक बार बच्चे अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद कनिका और अनुज दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी सारिका एकदम से बोलती है, मैं भी जाती हूँ इनके साथ। वो क्या है ना, देवर जी बहुत शर्मीले हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। अरे बेटा, तो उसकी जगह तुम क्या बोलोगी? और वैसे भी शर्मा ना जाए इसलिए तो अकेले में भेजा। तुम्हारा वहाँ क्या काम? बैठो यहाँ आराम से। हेमा की बात सुनकर सारिका मुंह बनाकर वहीं बैठ जाती है। कुछ ही देर में कनिका और अनुज भी वहाँ आ जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख अगले महीने की होने वाली होती है। इसी बीच कनिका और अनुज मिलने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कनिका बोलती है, अनुज, ये बताओ कि हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। आई थिंक इसमें हमारी भाभी हेल्प कर सकती हैं। उन्हें अच्छी जगहों के बारे में बहुत नॉलेज है। हाँ, उनसे पूछना सही रहेगा। क्या कहती हो, कॉल करूँ क्या अभी? इतनी भी कोई जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें कॉल ही कर दो। रखो फोन। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद तुम मुझे प्यार से क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो। प्यार से? हाँ बेबी, मैं तुम्हें बेबी कहकर बुलाऊंगा। पता है, भैया भी भाभी को ऐसे ही बुलाते हैं और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही ना उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और भाभी की स्माइल ना सबसे अमेजिंग है, सच में। अच्छा, और मेरी स्माइल कैसी लगती है तुम्हें? तुम्हारी स्माइल तो नॉर्मल है, हाँ थोड़ी क्यूट सी है। ओ, लगता है तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। देखो ना, मेरे साथ होकर भी तुम उन्हीं की बातें किए जा रहे हो। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। पी रही हूँ। कॉफी पीने के बाद अनुज उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन करीब आने लगता है। कनिका कपड़ों के शॉप के बाहर खड़े होकर अनुज को कॉल करके बोलती है, अनुज, कहाँ रह गए तुम? आज की डेट में आओगे या नहीं? ऐसे तो हम शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे। बस 10 मिनट और कनिका। कुछ देर बाद कनिका को दूर से अनुज की बाइक आती दिखाई देती है। जैसे ही वो बाइक उसके पास आती है तो वो देखती है कि अनुज के पीछे की सीट पर सारिका बैठी है। तभी कनिका बोलती है, भाभी आप? हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों अकेले शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ माँ जी के चलते आना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आपके आने से तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद तीनों शॉप के अंदर जाते हैं और कपड़े देखने लगते हैं। तभी कनिका को एक शर्ट पसंद आती है और वो बोलती है, अनुज, ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है, मैं ये तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। कनिका, अर्जुन ऐसे टिपिकल से कलर के टी शर्ट नहीं पहनता। कोई बात नहीं भाभी, नहीं पहनता तो अब पहन लेगा। वैसे भी ये शर्ट मैंने पसंद की है और मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी है। उसकी ये बात सुनकर सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुज की तरफ देखने लगती है, पर अनुज कुछ नहीं कहता। शॉपिंग करने के बाद कनिका घर आ जाती है और उसकी माँ हेमा उसे परेशान देखकर बोलती है, कराई शॉपिंग?
क्या हुआ, मनपसंद लहंगा नहीं मिला क्या, जो तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी दिख रही है? माँ, आपको नहीं लगता कि अनुज की भाभी कुछ अजीब ही हैं? आपको पता है, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी की शॉपिंग हम अकेले ही करेंगे, पर उसकी भाभी भी साथ आ गई थी। तो क्या हुआ? माँ, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उनका आना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। छोड़ ना, तुझे अनुज से शादी करनी है, उसकी भाभी से नहीं। और शादी से पहले इतना सोचेगी तो तेरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे, समझी? अपने ऊपर ध्यान दे बस। अपनी माँ के कहने पर कनिका उस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही समय बीतता है। अनुज और कनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने ससुराल में छोटी बहू के रूप में प्रवेश करती है और साथ ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी सारिका किचन में आकर बोलती है। तो देवरानी जी, क्या बना रही हैं आप? आज मैंने सोचा नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ, ठीक रहेगा ना भाभी? बनाओ बनाओ, क्योंकि अर्जुन को तो पोहे के नाम से ही नफरत है। पोहा, वाह, बहुत अच्छा सोचा, माँ जी को बहुत पसंद है, बनाओ बनाओ। भाभी, आप क्या कर रही हैं? वो क्या है ना कि पोहे से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए पराठे बना रही हूँ साथ में। कोई नहीं, तुम अपना काम करो ना। जिसके बाद कनिका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है। सब बैठकर खाने लगते हैं। तभी करण बोलता है। कनिका, तुमने पोहा बनाया है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ भैया, खाकर बताइए ना कैसा बना है। अनुज, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मन नहीं है। अरे छोटे, खा कर देख, तुझे अच्छा लगेगा, टेस्टी भी है। तभी एक प्लेट में पराठे लेकर सारिका आती है और अनुज को देते हुए बोलती है। आपको टेस्टी लग रहे हैं तो आप खाइए ना, देवर जी को क्यों फोर्स कर रहे हैं? अरे उन्हें तो पोहे के नाम से भी नफरत है। अनुज, तुम पराठे खा लो। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी, आप ही मुझे समझती हो। ये सब देखकर कनिका को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में खुद से बोलती है। अगर ऐसा था तो भाभी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन्होंने आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों? इस दिन के बाद से कनिका सारिका से बहुत कम ही बात करने लगती है, लेकिन अनुज से जुड़े हर काम में कनिका को सारिका का यूं दखल देना बिल्कुल खटकने लगता है, क्योंकि अनुज या घर का कोई भी सदस्य इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन सारिका कनिका से बोलती है। कनिका, वो बाजार से कुछ सामान लाना था, माँ जी होती तो वो चली जाती या फिर मैं खुद ही चली जाती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुम बाजार चली जाओ प्लीज। हाँ भाभी, मैं चली जाती हूँ, बस पहले अनुज के लिए कॉफी बना दूँ। कॉफी की चिंता तुम मत करो, वो मैं बना दूंगी, तुम बस बाजार चली जाओ क्योंकि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। उसकी बात मानकर कनिका बाजार चली जाती है और कुछ दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर ही भूल आई है, जिसे लेने वो वापस घर जाती है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ अनुज और सारिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करता देखती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। तभी सारिका बोलती है। कितने मुश्किल से तो हम दोनों करीब आ पाते हैं, और तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हें कनिका के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तो मुझे भी तुमसे दूर रहना कहाँ अच्छा लगता है। तुम्हारे करीब आने के लिए तो मैं तड़पता रहता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दरवाजे पर खड़ी कनिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने फोन में उनकी तस्वीरें खींच लेती है। और कुछ ही देर में जब अंजनी और करण घर आते हैं तो कनिका उन्हें वो तस्वीर दिखाकर सब कुछ सच बता देती है। सच जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सारिका अनुज पसीने में तरबतर हो जाते हैं। तभी कनिका बोलती है। इन दोनों पर शक तो मुझे शादी से पहले ही था, पर मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, पर नहीं, मेरी जेठानी सच में मेरी सौतन है। तुम दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, दफा हो जाओ मेरे घर से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ। इतना कहकर वो दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद कनिका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। रोमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो जहाँ भी जाती हर कोई उसका दीवाना हो जाता था, जिसके चलते उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ गौरी थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन रोमा टिप टॉप होकर
अपने कॉलेज जाती है। वहाँ उसको एक राहुल नाम का बहुत ही सीधा साधा लड़का रोकता है और कहता है, हे रोमा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या है, बोलो। आई लव यू रोमा। ओ हेलो, जमीन पे आओ मिस्टर, शक्ल देखो पहले अपनी। यार प्लीज मान जाओ, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा ना। ओके बेबी, ठीक है, लेकिन सोच लो, रोमा को गर्लफ्रेंड बनाना यानी आग से खेलना है। तुम्हारे लिए तो मैं आग से खेल लूं, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं। बस इतना ही काफी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रोमा आए दिन राहुल से कभी शॉपिंग की डिमांड करती तो कभी महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती। ऐसे ही एक रात दोनों कॉल कर रहे होते हैं कि तभी रोमा राहुल से कहती है, बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा, जितना कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? वो सब कुछ जिससे तुम्हें सिर्फ खुशी मिले। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी आजमा लेती हूँ। ठीक है। तुम मुझे गर्ल्स की शॉर्ट ड्रेस पहन के मेकअप करके हॉट सा डांस करते हुए वीडियो बनाकर भेजो। क्या पागल हो गई हो क्या? अभी तो कह रहे थे कि कुछ भी करोगे, बस निकल गई हवा, इतनी ही थी तुम्हारी आशिकी। अच्छा वेट, मैं अभी करता हूँ। कुछ देर बाद राहुल अपना एक वीडियो बनाकर रोमा को भेज देता है। अगली सुबह कॉलेज में जब वो जाता है तो सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि रोमा ने उसका वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड जो कर दिया था। राहुल जब इंटरनेट पर अपनी ये वीडियो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और गुस्से से तिलमिलाता हुआ रोमा के पास जाता है। ये सब क्या है रोमा? क्यों किया तुमने ये सब? अपने मजे के लिए डार्लिंग। बकवास बंद करो, तुमने अपने मजाक के चलते मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम तो प्यार करती हो ना मुझे, बोलो क्या किया ये सब तुमने? एक्सक्यूज मी, सपने से बाहर आ जाओ मिस्टर, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तुमने मुझे कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ओ आई मीन टू से इज्जत। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राहुल अब डिप्रेशन में रहने लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। रोमा एक बहुत ही अमीर वीर नाम के लड़के से शादी कर लेती है और मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। वीर अपने काम के सिलसिले में वहाँ से कहीं बाहर चला जाता है। एक दिन रोमा के फेसबुक पर नमन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। नमन रोमा के करीब आने के लिए उसके सामने वाला घर खरीद कर उसका पड़ोसी बन जाता है। ऐसे ही एक रात नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ, अपने पति की कमी महसूस कर रही हूँ। तो जब तक क्या मैं तुम्हारे बेडरूम में आ जाऊँ? कभी इस दीवाने को भी मौका दो अपना प्यार दिखाने का। अच्छा जी, वैसे रोमा के दीवानों की कमी नहीं है, पर तुम कुछ खास ही लग रहे हो। अच्छा जी, तो फिर इंतजार किसका है? बोलो, अभी आ जाता हूँ। कुछ देर बाद नमन उसके बेडरूम में आ जाता है, जहाँ देखता है कि रोमा एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही है। नमन उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी रोमा उसके करीब आती है और कहती है, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ मुझे देखकर? करके बताऊं या बोलकर? जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे ही बता दो। तुम्हारा पति आ गया तो? ओ प्लीज, अभी मूड मत खराब करो उसका नाम लेके, इस टाइम को एंजॉय करो ना। क्यों, तुम्हें उससे प्यार नहीं? रोमा कभी किसी से प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ वीर के पैसों से प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर खो जाते हैं। साथ ही नमन रोमा की सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेता है। वक्त बीतता जाता है और दोनों की नजदीकियाँ और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन नमन रोमा को फोन करता है और उससे कहता है, हे जानमन, मेरा पति वापस आ चुका है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती।
बेटा तुम बात भी करोगी और जो मैं बोलूँगा वो भी करोगी। तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजा है, देख लेना जरा। रोमा जैसे ही अपने फोन पर वो वीडियो देखती है, उसमें अपने और नमन के साथ बिताए हुए वो सारे पल होते हैं। ये सब देखकर रोमा की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से नमन को फोन करती है और कहती है, ये सब क्या है नमन? तुम और मैं और क्या है। छी, कितने गिरे हुए हो तुम। मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इसमें मेरा क्या कसूर। क्या चाहते हो मुझसे? रात को वीडियो कॉल करना, तब बताता हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है और रोमा नमन को वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है, क्या कहना है तुम्हें, बोलो। अपनी एक शॉर्ट ड्रेस पहनो और हॉट सा डांस करके दिखाओ और फटाफट मुझे वीडियो भेजो। ये सुनते ही रोमा को राहुल की याद आ जाती है, जिसके बाद वो नमन से कहती है, मैं ये सब नहीं करूँगी। अभी ये वीडियो भेजूं तुम्हारे पति को? नहीं, मैं भेजती हूँ। कुछ देर बाद रोमा वीडियो बनाकर नमन को भेज देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन उसके पति वीर के फोन पर व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वीडियो आता है और वो वही वीडियो होता है जो रोमा ने नमन को भेजा था, जिसे देखकर वीर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये देखो क्या है ये वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था ताकि आपका मूड चेंज हो जाए। तो नंबर बदल कर क्यों भेजा? हाँ? क्योंकि मेरे दूसरे नंबर पर ना नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसलिए नया नंबर लिया है मैंने। तभी वहाँ नमन आ जाता है और बोलता है, झूठ बोल रही है आपकी बीवी, वो वीडियो आपकी बीवी ने नहीं बल्कि मैंने भेजा है। रोमा कौन है ये? रोमा तुमने बताया नहीं? चलो मैं बता देता हूँ, मैं नमन हूँ, आपका पड़ोसी और आपकी बीवी का आशिक। और ये वीडियो आपकी बीवी ने मेरे मनोरंजन के लिए भेजी है। और भी है, कहो तो अभी दिखा दूं। क्या बकवास कर रहा है? वीर, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो इसे जानती तक नहीं। हेलो मिस्टर, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की हो के किसी सीधे साधे लड़के की इज्जत का मजाक बनाती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे भाई ने। राहुल तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने उसके साथ ये सब किया। तब नमन वीर को रोमा की सारी असलियत बताता है, साथ ही उसे वो ऑडियो क्लिप भी दिखाता है जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। इस सब के बाद वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोमा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें, किसी की जिंदगी बर्बाद करते हुए? औरत के नाम पर कलंक हो तुम। वीर पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस आकर रोमा को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। साथ ही नमन भी अपनी भाई की मौत का बदला पूरा करता है और रोमा सारी उम्र अपने पछतावे की आग में जलती रहती है। और इस तरह उसे ये बात समझ आ जाती है कि हमें किसी का भी इतना ज्यादा और इस कदर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पर बीतती है तभी हमें समझ आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पड़ोसन की ब्लैकमेलिंग? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लोगों का इस कदर मजाक बनाती हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।